हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं अबाउट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था वो आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका लिंक, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो यूवी जो है अल्ट्रा वायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंदर हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं रेडिएशन का, और ये हमारा जो लाई करता है ये यूवी और विजिबल रीजन के अंदर लाई करता है। जैसे पिछले वीडियो के अंदर हम देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम था उसमें यूवी और विजिबल वाला जो पार्ट था, अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं जो हमारी रेडिएशन है उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है हमारे पास में, ये इस तरीके से हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसका अगर एब्जॉर्प्शन आपका यूवी और विजिबल रीजन के अंदर होता है तो इससे हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक्साइटेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो यहाँ से एक्साइटेशन होकर कहाँ पर चले जाता है, हायर एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसका नाम है। तो यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन होती है तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल देते हैं। अब जो हमारे पास में यूवी रीजन है इनकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास में यूवी रीजन है तो ये हमारा होता है 10 से लेके 400 नैनोमीटर्स तक, ये हमारी ओवरऑल पूरी रेंज होती है। अब इसके अंदर भी हम 2 पार्ट्स के अंदर करके पढ़ सकते हैं। पहला जो हो जाएगा वो 10 से लेके आपका 200 नैनोमीटर्स तक रहेगा, जो आपका फार यूवी कहलाता है। इसको फार यूवी कह सकते हैं या फिर आप इसको वैक्यूम यूवी भी कह सकते हैं, वैक्यूम यूवी। इसके बाद में आपका जो 200 से लेके 400 नैनोमीटर तक जाएगा ये आपका हो जाएगा नियर यूवी। ठीक है, ये आपके दो इस तरीके से कैटेगराइज हो जाते हैं। 10 से 400 इसका ओवरऑल रेंज होता है। इसके बाद में हमारा विजिबल भी है, देखिए इसके नाम के अंदर, तो हम इसके अंदर विजिबल रीजन भी देख लेते हैं। तो विजिबल रीजन अगर हम देखेंगे तो फिर वो होता है 400 से आगे, यानी 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक। तो हमारी यूवी और विजिबल की जो रेंज है वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक हो गई, 10 से लेके 800 तक चली गई है। तो ये रेंज की बात हो गई इनकी। इसके बाद में इसका यूज, जो हमारे पास में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मेनली हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, मेनली इसको हम यूज़ करते हैं अगर हमें डिटेक्ट करना है किसी की भी प्रेजेंस, जैसे कि हमारे पास में एरोमेटिक रिंग्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है, एरोमेटिक रिंग्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनका नेचर देखने के लिए, या फिर जो कॉन्जुगेटेड इस तरीके से हमारे पास में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स। दूसरा हम देख सकते हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिस्टिंग्विश करना है किस किस के बीच में, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बीच में। ठीक है, मतलब मैं शॉर्ट में इस तरीके से लिख रही हूँ, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। तीसरी चीज़ ये हो गई। अब थर्ड वाला जो पॉइंट है, जैसे कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हम लैम्डा मैक्स को निकालते हैं किस चीज़ के लिए, अल्फा बीटा हमारे पास में अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो इनके बीच में भी हम देख सकते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड किससे, इनके जो बीटा एंड गामा एनालॉग्स हैं, तो ये सब मतलब एक तरीके से इनके यूज हो जाते हैं। एक और हम उसके अंदर पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर कॉन्जुगेटेड डाइन। इन सब के लिए हम इन चीज़ों का यूज करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मेनली जो स्ट्रक्चर बेस्ड चीज़ें हैं इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। इसके बाद में यहाँ पर है दी एब्जॉर्प्शन लॉज। लॉ कौन से इसके अंदर होते हैं मेनली, और मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी, ये हमारे हैं लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। तो लॉ यहाँ पर हो जाता है लैम्बर्ट्स एंड बियर्ड्स लॉ। एक लैम्बर्ट्स ने बोला, एक बियर्ड्स ने बोला है, और अगर एक साथ बोलते हैं तो लैम्बर्ट्स बियर्ड लॉ बोल देते हैं। सो लैम्बर्ट्स एंड बियर्ड्स लॉ के अंदर आप क्या कह सकते हैं कि जो लाइट का एब्जॉर्प्शन है वो इन 2 लॉज के बेसिस पे ही गवर्न होता है। ठीक है, इन 2 लॉज के बेसिस पर ही हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट किस तरीके से होगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है लैम्बर्ट्स लॉ। तो पहला लैम्बर्ट है, दूसरा क्या बोला था, बियर्ड्स लॉ। ठीक है, तो लैम्बर्ट्स जो है वो क्या कहता है कि जो टोटल एब्जॉर्प्शन होता है, टोटल जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ के, जो भी ऑप्टिकल पाथ लेंथ है। इसी तरीके से जो बियर्स लॉ है वो ये इससे रिलेट करता है, लेकिन जो बियर्स लॉ है ना वो कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करता है। अब डायरेक्टली अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, एल से लैम्बर्ट है, एल से ही लेंथ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो बी के बाद में सी आता है, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए। सो बियर्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल एब्जॉर्प्शन है, टोटल एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
अगर हम इन दो लॉज को एक साथ में कंबाइन कर देते हैं तो ये हमें एक मैथमेटिकल एक रिलेशन देता है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। लॉग, इसका बेस आपका 10 रहता है, लॉग टू द बेस 10, ये आपका हो जाता है I0 डिवाइड बाई आई, और ये किसके इक्वल रहता है, एप्सिलॉन C और L। ये C यही कॉन्सेंट्रेशन है, ये L यही पाथ लेंथ है जो मैंने लिखी है। ओवरऑल जो हमारे पास में फॉर्मूला आता है ना, वो आता है A इज इक्वल्स टू, यानी A बराबर होता है एप्सिलॉन C L के, ये होता है मेन फॉर्मूला। तो टोटल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो आपका इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको हटाते हैं तो हमारे पास में ये आ जाता है। अब ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो A है ये हमारे पास में क्या है, एब्जॉर्बेंस है। यहाँ पे I0 जो है ये हमारे पास में क्या है, जो इंसिडेंट लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी, यानी जो आ रही है I0 आ रही है। 0 मतलब जो इनिशियली होती है, यानी जो आने वाली लाइट है, उसके लिए हम I0 लिखते हैं। यहाँ पर I जो हो जाता है वो ट्रांसमिटेड लाइट, अब जो निकली है ट्रांसमिट होके उस लाइट को हम I बोलेंगे। तो ये I थी, ये निकली थी। इसके बाद में ये एप्सिलॉन आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। C हमारी हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन जो सैंपल की है, और L हमारी जो पाथ लेंथ होती है सैंपल की। तो ये सारी टर्म्स होती हैं। जैसे हमने लॉग I0 बाई आई को एब्जॉर्बेंस के इक्वल रखा है, तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि A बराबर होता है लॉग टू द बेस 10 I0 डिवाइड बाई आई। इसी की जगह पे तो ये रखा है, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। पहला आपके पास में लैम्बर्ट्स लॉ है, ठीक है, L से मतलब लेंथ, B और के बाद में क्या आता है, C आता है, तो ये लेंथ के हो गया और कॉन्सेंट्रेशन के हो गया। आप सीधा सीधा समझ सकते हैं भाई, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता चले जाएगा, और जितनी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए जो एब्जॉर्बेंस है वो भी ज़्यादा होगी। तो यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्बेंस दोनों ही चीज़ के, लेंथ के भी और कॉन्सेंट्रेशन के भी, दोनों चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं लैम्बर्ट बियर लॉ की। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिसमें जो है ये जो है फेल करता है एक लीनियर आपका रिलेशनशिप दिखाना एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। यानी इस इक्वेशन से अगर आप देखेंगे एब्जॉर्बेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ये आपका लीनियर रिलेशन नहीं दिखाता है। पहला जब हो जाता है जब नॉन आपका मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, दूसरा जो है जब फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस है, तीसरा जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट है पार्टिकल्स की वजह से, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से भी। चौथा पॉइंट हो जाता है अगर आपका जो सल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो दोनों मिलके कुछ आपस में इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो भी ये फेल हो जाता है लॉ। चौथा हो जाता है जैसे कि हमारे पास में कीटो इनोल फॉर्म एग्जिस्ट करती है, कीटो और इनोल इक्विलिब्रियम के अंदर। तो अगर एक ही एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की दो अलग अलग फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हैं और वो इक्विलिब्रियम में इस तरीके से रहती हैं, तो भी ये फेल हो जाता है। और जो छठा पॉइंट हो जाता है, देखिए एक रेडिएशन का है, एक फ्लोरोसेंस फॉस्फोरस का है, एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का है, एक सल्यूट सॉल्वेंट के मिक्स होने का है, एक इक्विलिब्रियम का है, और जो लास्ट पॉइंट बचता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का। जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है 0.01 मोलर से, तो हमारा जो यहाँ पे एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट है उसमें डेविएशन आ जाता है हाई कॉन्सेंट्रेशन पे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पास पास में आ जाते हैं कि उनके आपस में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इंट्रैक्शंस होने लग जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे हमारे पास में क्या आता है, डेविएशन शो होता है। तो ये सारे मतलब एक लिमिटेशन हो जाते हैं इसके। तो आप पॉइंट वाइज याद रख सकते हैं, रेडिएशन, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस, स्कैटरिंग, आपका ये इंटरेक्शन सल्यूट सॉल्वेंट, इक्विलिब्रियम का और कॉन्सेंट्रेशन का। नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारे पास में थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, इसके अंदर ही सब कुछ पढ़ते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो मतलब किस किस तरीके से है, क्या हो रहा है इसके अंदर। तो हमारे पास में यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रा आता है। हमारे पास में जो स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन्ड होता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से ही होता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रही हैं तो हमें यूवी विजिबल का स्पेक्ट्रा मिलेगा। इन ट्रांजिशंस के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर जो प्रेजेंट हैं, वो उनका जो है प्रमोशन हो जाता है हमारे पास में जो हायर एनर्जी के जो एक्साइटेड स्टेट है इसके अंदर। और ये तभी होगा जब हमारे पास में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसके अंदर यूवी विजिबल रीजन के अंदर हमारी रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब होगी, और पर्टिकुलरली हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा हायर एनर्जी स्टेट के अंदर। और हर एक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है, पहले मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर। मतलब जैसे अगर इसको 20 चाहिए तो इसको 20 ही चाहिए, फिर ये 18 में नहीं जाएगा ट्रांजिशन होके, ठीक है, 22 में नहीं जाएगा, इसको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो 20 है। तो जैसे इसको ये मिलेगी तो ये ट्रांजिशन दिखा देगा, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये चले जाएगा। तो आपको एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो तभी देखने के लिए मिलती है जब इसी के बराबर का आपको एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होता है मॉलिक्यूल के थ्रू। तो रेडिएशन की भी वही एनर्जी होनी चाहिए जो इसके गैप की है, तो ये ट्रांजिशन दिखा देता है। तो इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं कि फटाफट से ये एनर्जी आएगी और आपको सीधा ट्रांजिशन दिखेगा। तो हमारे पास में
यहाँ पे एक शार्प पीक या लाइन आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हमें यहाँ पे जो है इस तरीके से बैंड्स दिखाई देते हैं, इस तरीके से पीक्स नहीं मिलती हैं, पीक्स यहाँ पे नहीं मिलती हैं, इस तरीके से ब्रॉड बैंड्स दिखाई देते हैं। तो उसका रीज़न अभी हम देखते हैं कि क्या है। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर चले जाता है। जितना इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए एक्साइटेशन होने के लिए, जो इसका गैप है एनर्जी का, अगर रेडिएशन की भी उतनी ही एनर्जी है तो ये एक्साइटेशन को कर देता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम इसके अंदर रीज़न की। तो अगर हम किसी भी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं, और फर्दर इसके अंदर जो है बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो आप समझ पाएंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल, बहुत सारे रोटेशनल होते हैं, फिर इसी के अंदर फर्दर, और बहुत स्मॉल स्मॉल डिविजन्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे एक्साइटेड स्टेट में हो, हर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिनके बीच का जो एनर्जी गैप है, जो एनर्जी सेपरेशन है, वो बहुत कम होता है। और हर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स होते हैं, जिनके अंदर और कम एनर्जी गैप होता है। ये आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम को अगर देखेंगे लेफ्ट वाले में, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, चलो ग्राउंड स्टेट के अंदर यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट का मैं यहाँ पर बना देती हूँ। तो अगर ग्राउंड स्टेट में आप देखेंगे, हमारे पास में मान लीजिए वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, ये V0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक लेवल के अंदर देखेंगे रोटेशनल R0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल हैं और कम गैप के अंदर। अब एक वाइब्रेशनल लेवल और दूसरे वाइब्रेशनल लेवल के अंदर आप देखेंगे गैप कितना है, इतना, लेकिन एक रोटेशनल लेवल के अंदर गैप कितना है, सिर्फ इतना सा। तो आप समझ पा रहे हो, एक एनर्जी लेवल के अंदर वाइब्रेशनल है, फिर इसके अंदर रोटेशनल है, और सब और कम 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 गैप्स के अंदर है। तो अब दूसरा वाला भी कैसे होंगे, अंदर इसके रोटेशनल लेवल होंगे, वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल होंगे R0, 1, 2, 3, बस ऐसे ही हम नेमिंग दे देते हैं इनको नंबरिंग करके। और फिर एक्साइटेड स्टेट के अंदर भी सेम टू सेम बना देते हैं। हमारे पास में वाइब्रेशनल लेवल होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इसके अंदर एक वाइब्रेशनल लेवल होगा। वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल लेवल होंगे, इनका भी नाम यही रहेगा, R1, R2, R3, इस तरीके से। फिर वाइब्रेशनल लेवल 1 भी होगा, ठीक है, सेम नंबरिंग। वाइब्रेशनल लेवल 2 भी होगा, इसकी भी सेम नंबरिंग, इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो इसके अंदर ट्रांजिशन दिखा सकते हैं, चलिए ट्रांजिशन यहाँ पे कर देते हैं। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएगा, वो एक्साइटेड में जाएगा, कभी इसमें नहीं जाएगा। ये तो ग्राउंड स्टेट ही है, यहाँ से हमें ऊपर भेजना है एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो हम V0 से स्टार्ट करते हैं, तो यानी नीचे से ये एक्साइटेड स्टेट के वाइब्रेशनल लेवल 0 के अंदर रोटेशनल लेवल 0 पे चला गया, एक्साइटेशन होके। ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कहीं तक भी हो सकती है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, इसको बराबर एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइटेशन यहाँ तक कर देगा शो, नहीं मिलेगी तो नहीं हो पाएगा एक्साइट। दूसरा भी हो सकता है, ग्राउंड स्टेट के ही V0 से और R0 रोटेशनल लेवल से ये आपका वाइब्रेशनल लेवल 1 एक्साइटेड स्टेट का और रोटेशनल लेवल 0 में पहुंच सकता है। इसी तरीके से ये सबसे लास्ट से जो है V2 जो आपका वाइब्रेशनल लेवल है, इसके रोटेशनल लेवल 0 में भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास में ट्रांजिशन होती हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक लेवल, फिर इसके अंदर ये वाइब्रेशनल लेवल, फिर एक रोटेशनल लेवल, ऐसे हैं ये। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल 2 है, E1 और E2। इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल होंगे, तो एक V0 होगा, एक V1 होगा, एक V2 होगा। वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल होंगे, ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, जितना ये बड़ा है उससे छोटा वाइब्रेशनल का गैप होगा, उससे छोटा रोटेशनल का गैप होगा। तो 0, 1, 2, 3, यहाँ पे भी कम कम गैप के अंदर रोटेशनल लेवल्स होंगे, यहाँ पे भी वाइब्रेशनल के अंदर कम कम गैप्स के अंदर रोटेशनल होंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा रफ में बनाया है, इसलिए इस तरीके से बनाया, R3, R2, R1, R0, इस तरीके से। अब ये तो एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक लेवल था, ठीक है, लेकिन यहाँ से अब एक्साइटेशन होके कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक लेवल 2 में जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारा वाइब्रेशनल लेवल 0 होगा और 1 भी होगा। एक ही वाइब्रेशनल के अंदर बहुत सारे रोटेशनल भी बनाने हैं हमें, इस वाइब्रेशन के अंदर भी हमें रोटेशनल बनाने हैं, ठीक है। आप देखेंगे एक ही चीज़ हो रही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल लेना है, उसके अंदर खूब सारे वाइब्रेशनल बनाओ, वाइब्रेशनल के अंदर खूब सारे रोटेशनल बना दो, बस यही चीज़ है। अब इसके अंदर हमको क्या कराना है, एक्साइटेशन होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आपको जो ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, इसका वाइब्रेशनल लेवल 0, रोटेशनल लेवल 0 से हम एक्साइटेशन करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक्साइटेशन नहीं रहेगा, एक्साइटेशन यही रहेगा जहाँ पे लेवल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके यहाँ पर करा सकते हैं, सीधा R3 पे करा सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन हो गया इस तरीके से, R0 से लेकर के इस वाले के R0 पर भी हो सकता है, ये R0 लिख देते हैं इसको।
वाइब्रेशनल लेवल 1 के R0 से, यानी सबसे नीचे से इसके R0 में भी हो सकती है। तो ये सारी हमारी जो है पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं इस तरीके से। तो जो रेडिएशन एनर्जी हमारे जो भी हम सैंपल ले रहे हैं इसके अंदर से जो रेडिएशन एनर्जी पास हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है और जो ट्रांजिशन इसके अंदर है वाइब्रेशनल के और रोटेशनल के, उनको भी वो आराम से करवा सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जब हम प्रमोशन कराते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बहुत सारे वाइब्रेशनल लेवल्स के अंदर से और रोटेशनल लेवल्स के अंदर से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा लेवल है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर दूसरे वाइब्रेशनल लेवल्स और दूसरे रोटेशनल लेवल्स के अंदर बहुत सारे हमारे प्रमोशंस इस तरीके से होते हैं, एक्साइटेशन होते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशंस होती हैं जो बहुत पास पास में होती हैं, बहुत कम गैप होता है। यहाँ पे तो मैंने बहुत खुला खुला बना के दिखाया है और वो इतना क्लोज होते हैं, इसी वजह से हमें बहुत पास पास वेवलेंथ वाली जो है लाइन्स दिखाई देती हैं। अब वो लाइन अलग अलग ऐसे पीक की फॉर्म में ना दिख करके वो एक ही साथ ऐसे दिखाई देता है, इसी वजह से हमें एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दिखता है, ना कि सिर्फ एक पीक दिखती है। ठीक है, तो बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं जो पास पास ही पड़ेंगी फिर, और वो बहुत अच्छे खासे अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसी क्लोजनेस की वजह से जो हमारे पास में स्पेक्ट्रल लाइंस का जो भी रिजल्ट दिखेगा तो हमें ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड्स दिखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अलग अलग ना दिख के क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे आपस में। तो इंडिविजुअल लाइन्स जो है ना वो रिजॉल्व होकर नहीं दिखती हैं, ब्रॉड हमारे पास में बैंड की फॉर्म में दिखता है। एक पीक होता है, एक बैंड होता है। तो यहाँ पे पीक नहीं बनती, यहाँ बैंड बनता है। इसी के बाद में हमारे पास में आता है कि टाइप्स कौन कौन सी होती हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो हो रही हैं। सो टाइप्स के अंदर यहाँ पर है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो हमारे पास में MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का यूवी विजिबल रीजन के अंदर, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रमोशन हो जाता है बॉन्डिंग या फिर नॉन बॉन्डिंग से, कहा जाएगा एंटी बॉन्डिंग के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे होते हैं सिग्मा और पाई। यहाँ पे हमारा नॉन बॉन्डिंग N है और जो हमारी एंटी बॉन्डिंग है वो हो जाएगा सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो सबसे ऊपर हम बना देते हैं सिग्मा स्टार, इससे नीचे आपका पाई स्टार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी, फिर पाई की और फिर सिग्मा की। तो हमारे ये दोनों कैसे हैं, एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा कैसा है, नॉन बॉन्डिंग है। शॉर्ट में मैं लिखती हूँ बस इस तरीके से। और ये हमारा कौन सा है, बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी किस तरफ जाएगी, इस तरफ बढ़ेगी। ठीक है, एनर्जी हमारी इस तरफ इंक्रीज होगी एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाने पर। तो ये हो गया, मतलब एक छोटे छोटे चीज़ों से आप पूरा समझ सकते हैं कि अब एनर्जी का आपको पता है कौन लोअर कौन सा है और हायर एनर्जी कौन से है। इसके बाद में है टोटल पॉसिबल ट्रांजिशंस कौन कौन सी हैं। तो एनर्जी जो है वो पता ही है, इस तरफ बढ़ेगी ऊपर जाने की तरफ। ठीक है, अब डायग्राम के अंदर आपको यहाँ पर क्या बनाना है, सिग्मा स्टार, इससे नीचे क्या आ जाएगा आपका पाई स्टार, N, पाई और सिग्मा, ये हमारे बन गए। तो अगर आपका सिग्मा से सिग्मा स्टार जाता है तो सिग्मा से आपका सिग्मा स्टार हो जाएगा, ये एक ट्रांजिशन हो गई। एक आपका हो जाएगा सिग्मा से पाई स्टार, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। एक हो जाएगा आपका पाई से लेकर सिग्मा स्टार, एक हो जाएगा आपका पाई से पाई स्टार की ट्रांजिशन, और एक हो जाएगा आपका N से पाई स्टार। तो ये हो जाती हैं टोटल पॉसिबल ट्रांजिशंस, जो कि होती हैं 6। ये हमारी टोटल पॉसिबल ट्रांजिशंस हो जाती हैं। इसके बाद में आता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और आपका सिलेक्शन रूल। तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि यूवी और विजिबल रेडिएशन में हमेशा जैसे ही मतलब एक्सपोजर होगा मॉलिक्यूल में तो वो एक्साइटेशन हो ही जाएगा उसके अंदर, या ट्रांजिशन हो ही जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप देखिए जो एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है Emax 0.87 इंटू 10⁻⁴ इस तरीके से है। P यहाँ पर जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 to 1, यहाँ पे है A यानी एरिया, ये लिखा हुआ A, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सिस्टम, दैट इज क्रोमोफोर। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि अगर एरिया ज्यादा है तो यानी क्या होगा, Emax भी ज्यादा होगा। ठीक है, एप्सिलॉन वाली जो भी वैल्यू आपकी, इससे दो चीजें आती हैं। यहाँ पे एक अलाउड ट्रांजिशन होता है और एक फॉरबिडन होता है। फॉरबिडन मतलब जो अलाउड, नॉट अलाउड वाला है। तो एक अलाउड ट्रांजिशन है, इसमें Emax वाली ही वैल्यू होती है जो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब इतना हो गया आपका। तो अगर 10 की पावर 4 से ज़्यादा है तो वो हमारी अलाउड ट्रांजिशन हो जाती हैं, और अगर इससे कम होगी तो फिर फॉरबिडन यानी नॉट अलाउड वाली होती हैं। तो ये क्यों होती है, ये जनरली जो पाई से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन है इस केस के अंदर होती हैं, जो अलाउड ट्रांजिशंस हैं। जैसे कि ब्यूटा 1,3 डाइन, इसका एक एग्जांपल हो जाता है ब्यूटा 1,3 डाइन। यहाँ पे जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है 217 नैनोमीटर का होता है, और जो एप्सिलॉन मैक्सिमम है वो इसका 21,000 के करीब में रहता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन, और ज़्यादा है आपका एप्सिलॉन ये इस तरीके से 10,000 से, तो अलाउड ट्रांजिशन होती है। और दूसरा फॉरबिडन ट्रांजिशन है, जहाँ पे जो एप्सिलॉन यानी ई मैक्स अगर मैं लिखूं तो वो 10 की पावर 4 से क्या है, कम है, तो इसी को हम फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। ये कब होता है, जब आपका एन से पाई स्टार जाता है ट्रांजिशन, तब हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। जैसे कि कार्बोनिल कंपाउंड है हमारे पास में, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है अराउंड 300 नैनोमीटर के करीब में आता है, और एप्सिलॉन मैक्सिमम ई मैक्स मतलब 10 से 100 के बीच में रहता है, तो बहुत कम वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस, तो इसीलिए ये फॉरबिडन ट्रांजिशन के अंदर आता है। एक एग्जांपल है जो बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन के अंदर आप दोनों देख सकते हैं, इसका ई मैक्स जो है वो 20,000 के करीब में, तो अलाउड होता है जहाँ पे आपका पाई से पाई स्टार जाती है ट्रांजिशन, और एक जहाँ पे इसका सिर्फ 180 के करीब में है, तो ये फॉरबिडन के अंदर आती है, जहाँ पे एन से पाई स्टार ट्रांजिशन होती है 250-300 नैनोमीटर के करीब में। तो इसके अंदर दोनों तरह की ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा एरिया है उतना ही ज़्यादा मतलब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो ज्योमेट्री है, लोअर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और हायर एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ज्योमेट्री पे भी बेस्ड है, और या फिर आपका सिमेट्री कैसी है मॉलिक्यूल की, इस पर भी बेस्ड होता है। तो ये सारे फैक्टर्स भी मैटर करते हैं इसके अंदर। जो सिमेट्रिकल होते हैं, मान लीजिए कोई भी सिमेट्रिकल है मॉलिक्यूल्स हमारे पास में, तो उसके अंदर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, तो ये लेस कंपेरेटिवली अगर हम देखा जाए तो ये लेस ट्रांजिशंस को देते हैं, जबकि जो आपके अनसिमेट्रिकल रहते हैं इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जैसे सिमेट्रिकल वाले में आप बेंजीन को देखो, ठीक है, बेंजीन को अगर आप देखेंगे तो बेंजीन के केस के अंदर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है एक तरीके से, तो इसके अंदर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी है वो एकदम सिंपल मिलता है। लेकिन जो कम सिमेट्रिकल होगा इसके मुकाबले, या फिर बिल्कुल ही अनसिमेट्रिकल होगा, कोई सिमेट्री की इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसीलिए जो ट्रांजिशन है वो अच्छी खासी देखने के लिए मिलती हैं। इसी वजह से जो ऐसे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है ना बहुत कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जो ट्रांजिशन यहाँ पे जैसे था कि अलाउड और फॉरबिडन दो केस बन रहे थे, तो जो ट्रांजिशंस अलाउड होंगी फॉरबिडन होंगी वो हम कुछ रूल से देखते हैं, जिनको हम सिलेक्शन रूल बोल देते हैं। इसमें फर्स्ट जो हो जाता है वो ये हो जाता है, जो ट्रांजिशन जिनमें आपका स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाए, तो वो क्या होती हैं, फॉरबिडन होती हैं। जैसे कि ये सेम है, ये सेम है, तो ये क्या होगा, अलाउड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है सेकेंड टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड। दूसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि जो ट्रांजिशन है वो डिफरेंट सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स के बीच में अलाउड नहीं होता। अगर डिफरेंट सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स हैं तो भी अलाउड नहीं होता है। जैसे कि एन से पाई स्टार जो ट्रांजिशन है ये सिमेट्री फॉरबिडन कहलाई जाएगी। इसके बाद सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जो एक्साइटेड स्टेट के अंदर आपका सिंगलेट स्टेट भी होगा, उससे भी लोअर एनर्जी के अंदर जो है ट्रिपलेट स्टेट वाला एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो रहा है और स्पिन का रिटेंशन है तो ट्रांजिशन कैसा होगा, अलाउड होगा। तो अगर स्पिन रिटेन कर रहा है तो ये इसको हम बोल देते हैं अलाउड ट्रांजिशन। लेकिन अगर आपका ट्रांजिशन जो है वो चेंज हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाला मतलब हाईएस्ट प्रोबेबल जो ट्रांजिशन है वो कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट आपका ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो जाएगा आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, मतलब कि आपका होमो से जाना चाहिए लूमो के अंदर। सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है जो फील्ड है, और इसके ऊपर जो ट्रांजिशन होगा जो एम्प्टी होगा उसके अंदर, तो ये आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड हो जाएगा और ये लोएस्ट आपका अनऑक्यूपाइड हो जाएगा। सो सारे केसेस के अंदर, मैक्सिमम केसेस के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंड्स हमको देखने के लिए मिलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के केस के अंदर। इसके बाद में जो जाएगा वो जाएगा टॉपिक ये वेरियस जो ट्रांजिशंस इन्वॉल्व होती हैं इन सब के अंदर, तो ये वाला टॉपिक हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर से लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।